या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बुज़ुर्गान दीन और अज़ीज़ साथियों, हमारे इस मुल्क की सारी दुनिया में ये नुमायाँ खूबी है कि यहाँ बसने वाला हर इंसान मुनफरिद सलाहियत का मालिक है। यानी भारतीय लोगों का टैलेंट और भारतीय लोगों का दिमाग, सोच और सलाहियत सारी दुनिया में बसने वाले लोगों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। अब आप ये कहेंगे कि भाई आप जो बात हमें बता रहे हैं ये ज़मीनी तौर पर तो हमें नज़र नहीं आती है, ऐसा तो देखने में नहीं मिलता है कि किसी ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो सिवाय चंद लोगों के, जैसे APJ अब्दुल कलाम, इसी तरह से और दिगर लोग जिन्होंने इस मुल्क के तौर पर नाम कमाया हो। नज़र तो नहीं आते, गिने चुने लोग हैं जो नज़र आते हैं। फिर आपने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी कि यहाँ का हर इंसान नुमाया सलाहियत और काबिलियत का हामिल है, यहाँ का टैलेंट दूसरे लोगों के मुकाबले में बड़ा हुआ है। तो ये जो बातें मैंने कही हैं, इन्हीं बातों को समझने के लिए इंशाअल्लाह हम आज गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह ताला मुझे सही कहने और हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। देखें, सबसे बड़ा राज किसी भी इंसान की तरक्की में जो है वो क्या है? उसका तालीम याफ्ता होना, पढ़ा लिखा होना। टैलेंट इंसान के पास आता है तालीम के साथ, बगैर तालीम के टैलेंट नहीं आता है। काबिलियत और सलाहियत इंसान में पैदा होती है तालीम के साथ, बगैर तालीम के इंसान में काबिलियत और सलाहियत पैदा नहीं होती है। भाई सोना हमें कब नज़र आता है? जब उस सोने का कोई जेवर बन जाए या वो सोना सोने की शक्ल में ढल जाए, उसके अंदर चमक पैदा हो जाए और कोई भी जौहरी और सोनार उस पर सोना होने की मोहर लगा दे तो हमें पता चलता है कि ये क्या है? सोना है। मैं समझता हूँ कभी कभार ऐसा भी हमारा वक्त गुजरा होगा कि कोई चीज़ हमारे सामने पड़ी है, गंदी संदी लुती पती, लेकिन हमें नहीं पता कि ये क्या है। बाज़ मरतबा किसी इंसान के हाथ चढ़ जाती है तो पता चलता है कि ये तो कोई हीरा है, पता चलता है कि कभी कभार ये तो क्या है? सोना है। क्योंकि सोना जब कान से निकलता है, उसकी खदान से निकलता है, तो वो सोना इस कंडीशन में, इस शक्ल में नहीं होता है जो हमारे सामने होता है। उसको कोई पहचान ही नहीं सकता कि ये सोना है। जो उसके माहिर लोग होते हैं वही क्या करते हैं? पहचानते हैं। तो सोना सोना कब बनता है? जबकि वो निखरता है, मार्केट में आता है। तो इसी तरह से इंसान का टैलेंट, इंसान की काबिलियत, इंसान की सलाहियत कब नमूदार होती है? जबकि उसके पास तालीम का जेवर आता है, वो तालीम याफ्ता होता है। वो एक कहावत आपने सुनी होगी ना, पढ़े पारसी बेचे तेल, पढ़े पारसी बेचे तेल। तो इसका क्या मतलब? मतलब ये है कि एक इंसान जो तेल बेचा करता था, उसने बाट के तौर पर
तोलने के लिए जो पत्थर बना रखे थे ना, वो पारस के पत्थर थे। काय के थे? पारस के। पारस के पत्थर की यह खासियत है कि जिस चीज को उस पत्थर से टच कर दिया जाए, या उस पत्थर को जिस चीज से टच कर दिया जाए, वो चीज क्या बन जाती है? सोना बन जाती है। अब इंसान के पास इतना कीमती पत्थर पड़ा हुआ है, उसको उस पत्थर की कीमत का पता ही नहीं है कि ये पत्थर है क्या चीज। वो तो समझ रहा है कि ये एक आम पत्थर है, जिस तरह से दूसरे पत्थर होते हैं, उसने उसको बाट बना लिया। उससे नाप करके और तोल करके क्या दे रहा है? तेल दे रहा है लोगों को। तो बेचारे को उसको नहीं पता कि मेरे पास जो पत्थर है वो कितना कीमती है। इसी तरह से हर इंसान इस दुनिया में बसने वाला, खुसूसन मुल्क भारत में बसने वाला इंसान कितना काबिल है, कितना बासलाहियत है, कितना टैलेंट इसके अंदर है, उसको नहीं पता है। इसके लिए ज़रूरी है कि वो इंसान तालीम याफ्ता हो, अच्छा पढ़ाई लिखाई करे और अपनी सलाहियत को निखारे, अपनी काबिलियत को निखारे। फिर वो क्या जौहर खिलाएगा, फिर लोगों में वो अपनी काबिलियत और सलाहियत का क्या लोहा मनवाएगा, सारी दुनिया देखेगी। आज भी बाहर के ममालिक में काम करने वाले लोगों में ज़्यादातर तादाद हमारे भारतीय लोगों की है। 60% लोग तकरीबन पूरी दुनिया में 60% लोग हमारे भारत के बसने वाले नई नई टेक्नोलॉजी के अंदर बाहर क्या कर रहे हैं? काम कर रहा है। अगर हमारा भारत और यहाँ बसने वाला हर इंसान यहाँ के लोगों की कीमत को और यहाँ बसने वाले लोगों की काबिलियत को और उनकी सलाहियत को समझ ले, तो मैं समझता हूं कि ये मुल्क सारी दुनिया पर राज करे। वो किसी शायर ने कहा है ना, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। इस मिट्टी में और यहाँ के बसने वाले लोगों के अंदर अल्लाह ताला ने क्या क्या सलाहियतें छुपा रखी हैं, उनको जिक्र नहीं किया जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता। इतनी सलाहियत अल्लाह ताला ने यहाँ के बसने वाले लोगों के अंदर छुपा रखी है। लेकिन वो सलाहियतें जाहिर होने के लिए क्या ज़रूरी है? एजुकेशन, तालीम। बासलाहियत और काबिल बनने के लिए इंसान का ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। तो मेरा आज का टॉपिक और मेरा सारा तकरीर का फोकस इसी बात पर है कि हमारे भारत में और हमारे मुल्क में बसने वाले, हमारी तो सोच ये है कि सारी दुनिया के लोग पढ़े लिखे आगे बढ़ें, लेकिन खुसूसन हमारे मुल्क में बसने वाले, और उनमें भी अखस्सुल खास मुस्लिम तबका, जो कि दुनिया के अंदर इस बात को लेकर के बड़ा मशहूर है कि ये मुस्लिम जो लोग हैं ये तालीम के अंदर बड़े बिछड़े हुए हैं, बहुत पीछे हैं। तो इनसे मेरा खिताब है, इन लोगों को मेरी दर्दमंदाना अपील है कि अपना कुछ भी ज़िंदगी को आगे पीछे करके, अपने रोज़गार को थोड़ा बड़ा चढ़ा करके किसी भी तरह से तालीम में पीछे रहने में समझौता ना करें, बल्कि अपने आप को क्या करें? आगे बढ़ाएं, तालीम के मैदान में आगे बढ़ाएं। कुछ परेशानियां, कुछ हालात, कुछ मजबूरियां, कुछ हुकूमत के रवैये, कुछ असबाब ऐसे हमारे इर्द गिर्द बन गए हैं कि जिसकी वजह से हमारा तबका दिन ब दिन तालीम में आगे बढ़ने के बजाय पीछे की तरफ बढ़ता जा रहा है और पीछे की तरफ हटता जा रहा है। कोशिश ये करें कि उन सारे असबाब और वसाइल को जिनकी वजह से हमारा तबका तालीम में पीछे रह रहा है, उनको ख़त्म करने के क्या असबाब हो सकते हैं, उन असबाब को मुहैया करके, उनको इस्तेमाल करके हमारे तबके को तालीम में आगे बढ़ाने की क्या है? ज़रूरत है। देहात के इलाके, यकीन माने आप, जहाँ हमने पढ़ाई की है वहाँ हर तरह के लोग, शहर के लोग भी होते बच्चे, कस्बे के बच्चे भी होते, तहसीलों के भी होते, ज़िला लेवल के भी होते, स्टेट लेवल के भी होते, देहात के भी होते, गांव के भी होते। लेकिन मैंने ये देखा कि गांव के बच्चों का टैलेंट अल्लाह की कसम इतना बड़ा हुआ कि शहर के बच्चे उनके मुकाबले में नहीं आते। लेकिन अभी जो सबसे पीछे जो तबका तालीम के सिलसिले में है ना, वो देहात का ही तबका है। देहात के लोग जो है ना, तालीम के अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। वो ये समझते हैं कि हमारी जो खेती बाड़ी है, इस खेती बाड़ी से हमारे बच्चे क्या कर लेंगे? गुजारा कर लेंगे। क्या जरूरत है हमें तालीम दिलाने की? इतना पैसा बिगाड़ देंगे। और एक गलत फहमी हमारे माशरे के अंदर जो हुई है ना, वो ये हुई है कि हमने तालीम को तकसीम कर लिया, दीनी तालीम और दुनियावी तालीम। यकीनन जो तालीम हमें दीन का इल्म सिखलाएगी, जो हमें तहजीब सिखलाएगी, जो हमें इस्लामिक कल्चर देगी, जो हमें कुरान और हदीस समझाएगी, जो हमें ज़िंदगी गुजारने का ढंग और सलीका सिखलाएगी, वो तालीम दीनी तालीम, इसमें कोई दो राय नहीं। और जिस तालीम के ज़रिए हम दुनिया के अंदर तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे,
हम अपने मसाइल को सुलझाएंगे, हम अपने रोजगार के जरिए तलाश करेंगे, उस तालीम का नाम क्या है? दुनियावी तालीम है। लेकिन ये तकसीम सही नहीं है। तकसीम ये है कि जो तालीम हमें नफ़ा पहुंचाएगी, चाहे वो दुनियावी तालीम हो या दीनी तालीम हो, वो तालीम हमारे लिए क्या है? फ़ायदेमंद है और सूदमंद है। इसको इल्म नाफ़े कहा जाता है। और जो तालीम हमें नुकसान पहुंचाएगी, जाहिर सी बात है दुनियावी तालीम नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। कोई भी इंसान दुनियावी तालीम हासिल करने के बाद में इतना तो समझेगा कि ये सही है और ये क्या है? गलत है। अगरचे वो कुछ आदतों से मजबूर होगा जिसकी वजह से कुछ गलत काम भी करेगा, लेकिन इसकी वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि उसकी तालीम उसको क्या कर रही है? गलत रहबरी कर रही है। तो बहरहाल जो इल्म हमें नफ़ा देगा वो इल्म नाफ़े है, चाहे वो दुनियावी इल्म हो या उखरवी इल्म हो। और जिस इल्म से हमें नुकसान पहुँचेगा वो इल्म जो है गैर नाफ़े है, चाहे वो दुनियावी हो या उखरवी हो। इल्म तो ऐसा जौहर है कि जिस इल्म के ज़रिए इंसान अपने मुस्तकबिल को रोशन करता है। एक शख्स ने बड़ी प्यारी बात कही कि जो इंसान तालीम हासिल करता है ये इसके मुस्तकबिल का पासपोर्ट है, जिसकी तैयारी ये आज ही से कर रहा है। सर सैयद अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो शख्स तालीम याफ्ता नहीं होता है ना, इंसान का तालीम याफ्ता ना होना गुर्बत को लाता है। काय को लाता है? गरीबी को लाता है। और ये गरीबी तमाम बुराइयों की और तमाम जराइम की जड़ है। इंसान जब गुर्बत का शिकार होता है ना, तो इल्ला माशाअल्लाह, फिर देखो आप उसके साथ कितनी सारी बुराइयां, कितनी सारी गलत चीज़ें, गलत हरकतें, गलत वारदातें, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हम माशरे में रहते हैं, हम अपने इर्द गिर्द से अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? पेश आती रहती हैं। लोग उसकी गुर्बत का फ़ायदा उठाते हैं। वो गरीबी की वजह से हलाल और हराम की तमीज़ को भूल जाता है। गुर्बत की वजह से गलत काम करने पर आमादा हो जाता है। गुर्बत की वजह से डिप्रेशन का मरीज हो जाता है। तो इंसान जब तालीम याफ्ता नहीं होता है तो उसकी वजह से इंसान किस तरफ बढ़ता है? गुर्बत की तरफ बढ़ता है। और जब इंसान में गुर्बत आती है तो ऑटोमेटिकली सारी बुराइयां उसके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे मुल्क के अंदर इतना टैलेंट है कि अगर वो टैलेंट निकल करके बाहर आ जाए तो हम सारी दुनिया पर क्या करें? राज करें। अभी जो हमारे मुल्क में तालीम पाई जाती है, हम फ़र्ज़ करें कि हम बात कर रहे हैं दुनियावी तालीम की। फ़र्ज़ क्या करें? हमारा मकसद ये है कि हम दुनियावी तालीम की बात कर रहे हैं, जिसको हम ग्रेजुएशन कहते हैं, जिसको हम फर्स्ट क्लास से लेकर के फाइनल तक की तालीम कहते हैं, प्राइमरी की तालीम कहते हैं, सेकेंडरी की तालीम कहते हैं, हाई सेकेंडरी की तालीम कहते हैं। ये इस तालीम की हम आपसे बात कर रहे हैं। इस तालीम के अंदर जो इदारे तालीम देते हैं वो हमारे मुल्क में और सारी दुनिया के अंदर तकरीबन दो तरह के पाए जाते हैं, सरकारी और गैर सरकारी। कुछ इदारे, कुछ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां वो होती हैं जिनको गवर्नमेंट चलाती है, जिसको हम अपनी ज़बान में क्या कहते हैं? सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटी। और कुछ इदारे तालीम के वो होते हैं जो कि निजी होते हैं, प्राइवेट होते हैं, उनको उनके मालिकान चलाते हैं, जिसको हम कहते हैं प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब नुकसान कहाँ हो रहा है कि हमारे मुल्क में बसने वाला बच्चा, हर बच्चा तालीम क्यों नहीं हासिल कर पा रहा है और क्यों नहीं उसका टैलेंट निकल करके बाहर आ रहा है? ये बातें हमें समझना है। हमारे मुल्क में आज भी 60% तबका इस तरह का पाया जाता है जिसको तालीम के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। वो मायूस है तालीम को लेकर के। कभी तो वो सरकारी स्कूलों को लेकर के मायूस है, वहाँ के असातिज़ा और टीचर को लेकर के मायूस है। कभी ये है कि जो बच्चे पढ़ते हैं तो वो 5वीं के बाद तालीम छोड़ देंगे, 8वीं के बाद तालीम छोड़ देंगे, 10वीं के बाद तालीम छोड़ देंगे। आखिरकार उनको क्या करना पड़ेगा? घर का ही कामकाज करना पड़ेगा। कभी इंसान मायूस हो रहा है प्राइवेट स्कूलों की भारी भरकम फीस को लेकर के। इतनी सारी फीस कहाँ से देंगे? नर्सरी की इतनी फीस है, LKG UKG की इतनी फीस है, फर्स्ट क्लास की इतनी फीस है। तो जब बच्चा 10वीं क्लास में चला जाएगा तो इतनी फीस कैसे भरेंगे? आप कहाँ से लाएंगे इतनी फीस? और कभी इंसान परेशान हाल है स्कूल के जो कोर्स हैं उनको लेकर के। 4-4 हज़ार रुपए के कोर्स, 5-5 हज़ार रुपए के कोर्स,
फर्स्ट क्लास का कोर्स 2000 रुपये, सेकंड क्लास का कोर्स 2500 रुपये, 3000 रुपये, अलग अलग स्कूलों का अलग अलग कोर्स। और गांव और देहात में रहने वाले लोग, उनकी सोच तालीम तक जा ही नहीं पा रही है। क्या करेंगे पढ़ा लिखा करके? जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो सब यूं ही घूम रहा है, कौन सी उनको नौकरियां मिल गई, कौन सी डिग्रियां मिल गई। ये हमारी खतरनाक जहनियत है जो हमें बर्बाद कर रही है। भैया हर इंसान को तो डिग्री नहीं मिल सकती ना, या डिग्री मिल सकती है लेकिन हर इंसान को नौकरी नहीं मिल सकती। जितने लोग मुल्क के अंदर पाए जाते हैं उन सारे लोगों को नौकरी देना नामुमकिन है। अगर हर इंसान को नौकरी मिल जाएगी तो फिर नौकरी करेंगे किसके लिए? बात समझ में आ रही? और अगर इक्तिसादी लिहाज से, माशी लिहाज से देखा जाए तो मैं समझता हूं कि नौकरी इतनी अच्छी चीज नहीं है जितनी अच्छी चीज तिजारत है। तिजारत में इंसान का बैंक बैलेंस बढ़ता है और तिजारत में इंसान की तरक्की होती है, नौकरी में इंसान की तरक्की नहीं होती। जितनी नौकरी, जितनी तनख्वाह आपकी बन गई है, वो बंधी हुई है, उतनी आपको मिलना है। साल 2 साल में कुछ वक्त के लिहाज से उसमें क्या होता रहेगा? इजाफा होता रहेगा। लेकिन अगर आपने तिजारत और बिजनेस शुरू किया है, ये एक अलग टॉपिक है लेकिन शॉर्ट कर रहा हूं इसको, तो उसमें आपको ये फायदा मिलेगा कि जो कुछ पूंजी आपने लगा दी है उतना माल आपके पास मौजूद है। मजीद उस माल को जब आगे आप फरोख्त कर रहे हैं तो आपके पास में पैसा भी आ रहा है, आपको नफा भी हो रहा है और आपके माल में भी इजाफा हो रहा है। मजीद वो सरमाया आप अपनी औलाद के लिए छोड़ करके जाने वाले हैं। बहरहाल तो कई एतबार से हमारा माशरा, हमारा तबका तालीम के अंदर दिलचस्पी नहीं ले रहा है। लिहाजा हर इंसान को अपने बच्चों के तई दिलचस्पी लेना चाहिए। हम प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, सरकारी स्कूलों में हमारी निगरानी होना चाहिए। सरकारी स्कूल वाले हमारे मुलाजिम हैं, ये बात आप सुन लें, समझ लें। हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट उनको तनख्वाह दे रही है, हमारे अपने टैक्स से, हमारे अपने पैसों से दे रही है। उनसे पूछताछ करने का हक हमारा बनता है। हमारी ऐसी तंजीमें बनना चाहिए, हमारे चंद लोगों की ऐसी एक टीम बनना चाहिए जो सरकारी स्कूलों का सर्वे करे कि भाई आप पढ़ाई क्या दे रहे हैं। ये कंडीशन है सरकारी स्कूलों की कि टीचर वहां महीने में सिर्फ 2-4 बार जाते हैं, वो भी हाजिरी लगाने के लिए। सरकारी स्कूलों के टीचर सरकारी स्कूलों में बराबर टाइम नहीं दे रहे हैं, वही सरकारी टीचर अपने प्राइवेट कोचिंग सेंटर में बराबर टाइम दे रहा है, लेकिन सरकारी स्कूलों में टाइम नहीं दे रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से उनको तनख्वाह बराबर मिल रही है। हमारा हक है, अधिकार है, हम उन सरकारी स्कूलों में जाएं, वहाँ के निसाब को चेक करें, वहाँ के तालीम के मेयार को चेक करें और वहाँ के स्कूल के जो टीचर हैं उन टीचरों से हम डिस्कस करेंगे। नहीं, तालीम आपको देना पड़ेगी बच्चों को। हम अपने बच्चों को पाबंदी से पहुँचाएं। हो क्या रहा है कि बच्चे भी पाबंदी से नहीं जाना, सरकारी स्कूल खाली पड़े हैं। टीचरों को सोने का, गप्पे लगाने का, खामोश बैठने का, हंसी मजाक करने का, टाइम पास करने का भरपूर टाइम मिल रहा है। सरकारी स्कूलों के टीचरों को बिगाड़ने में असल रोल हमारा है। या तो हमने वहां बच्चे पहुंचाए नहीं, और अगर बच्चे हमने पहुंचाए तो वहां हमने निगरानी नहीं की टीचरों की, ध्यान नहीं रखा हमने कि ये क्या पढ़ा रहे हैं। हम क्या समझते हैं कि भाई ये सरकारी आदमी है, सरकारी मुलाजिम है, इनसे कुछ कहेंगे, इनसे कोई बातचीत करेंगे तो हमें दिक्कत आ जाएगी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं आना है, हमारा अधिकार है, ये हमारा हक है उनसे सवाल करना, पूछताछ करना। अगर हमने ये रवैया इख्तियार किया और सरकारी स्कूलों पर और वहाँ के मुलाजिमों पर और वहाँ के टीचरों पर अगर हमने नजर रखना शुरू कर दी, मैं समझता हूँ चंद सालों के अंदर सरकारी स्कूलों का निजामी तालीम का निजाम और निजाम तालीम का माहौल बेहतर हो जाएगा। उनको करना पड़ेगा, उनकी मजबूरी बन जाएगी तालीम को बेहतर करना। हम शिकायत करें उनकी अगर वो तालीम बेहतर नहीं दे रहा है। अब क्या हुआ, सरकारी स्कूलों में तालीम तो मिल नहीं रही है, जैसी तालीम हम चाह रहे हैं वैसी तालीम नहीं मिल रही है। बच्चे की उम्र बढ़ रही है, उसका वक्त निकल रहा है और बच्चे का नुकसान हो रहा है। हमने रुख कर लिया प्राइवेट स्कूलों की तरफ। अब जब प्राइवेट स्कूलों की तरफ हमने रुख करा तो माशाल्लाह प्राइवेट स्कूल वाले जब शुरुआत करते हैं तालीम की तो बड़े अच्छे अंदाज में करते हैं कि कौम का मफाद होगा, कौम का भला होगा, लोगों को हम जो है ना कम पैसों के अंदर, कम फीस के अंदर तालीम देंगे। लेकिन धीरे धीरे उनके लालच बढ़ते हैं और उनकी फीसें आसमानों को छूने लगती हैं। हमारा मुतवस्सित तबका, और मैं समझता हूँ 80% तबका प्राइवेट स्कूलों की फीस भरने से कासिर है, नहीं भर पाता है फीस। और अगर शुरू की क्लासों में उसने फीस भर भी दी तो बाद की हाई क्लासों में, हाई स्कूल में,
हाई सेकेंडरी में वो फीस नहीं भर पाएगा, मजबूरी है उसके बच्चों को तालीम छुड़ाना। अब मजबूरन वो अपने बच्चों को क्या करेगा, तालीम छुड़ाएगा, तालीम छुड़वा देगा कि भाई छोड़ दो यार, अपने बस की नहीं। फिर वो अपने बिजनेस में हाथ बटाएगा कि भाई जो काम अपन कर रहे हैं, मैं ठेला लगाता हूँ, आप भी ठेला लगा लो, मेरे साथ में हाथ बटा दो। मैं फला जगह काम करता हूँ, आप भी मेरे साथ काम करने लग जाओ। जाओ कोई नौकरी देखो, कोई जॉब देखो, कोई फन सीख लो, कोई हुनर सीख लो, सिलाई सीख लो, ये सीख लो, वो सीख लो। अब जिस बच्चे को इस काबिल हमने बनाया, जो बच्चा यहाँ तक पहुँचा कि मज़ीद वो अपने अंदर काबिलियत और सलाहियत पैदा करता, उस बच्चे को हमने इस वजह से कि अब हमारे पास मतलब स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, उसको हमने क्या कर दिया, अधूरा और नाक़िस रख दिया। इन सारी बातों पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। हमारे बच्चों ने तालीम शुरू की है तो आखिर तक हमें अपने बच्चों की तालीम पर नज़र रखना है और उनको मुकम्मल तालीम दिलवाना है। जो जो चीज़ें तालीम के अंदर रुकावट बन रही हैं, उन रुकावटों को हमें दूर करना है। हमारी कौम को पता नहीं क्या बेहिसी हुई है, कौन सा सांप सूंघ के गया है, गैरों से खूब अच्छे ताल्लुकात बनाएगी, गैरों से खूब दोस्तियां लगाएगी, छोटे छोटे नफ़ों के लिए हमारे अपने लोग जिनकी पहुंच सरकारी लोगों तक है, सरकारी अमलों तक है, खूब उनकी जूतियां उठाएंगे, खूब उनकी जूतियां सीधी करेंगे, खूब उनकी तारीफों को बुल बांधेंगे, लेकिन हमारी अपनी कौम का एक पैसे का भी नफा नहीं करेंगे। पता नहीं इनके क्या इनको हो रहा है और क्या इनको इनकी जेब से देना पड़ रहा है, क्या इनकी उसके अंदर मेहनतें लग रही हैं, क्या सलाहियतें लग रही हैं, कौन सी इनकी परेशानियां बढ़ रही हैं, ये समझ में नहीं आ रही। कौम का भला नहीं चाहते हैं। गवर्नमेंट ने पॉलिसियां निकाली हुई हैं, गवर्नमेंट ने स्कीमें निकाली हुई हैं, एजुकेशन के एतबार से गवर्नमेंट फंड निकालती है, स्कॉलरशिप देती है बच्चों को। जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी कुछ स्कीमें निकाली हुई हैं। जिन लोगों को उन स्कीमों का पता है, जिन लोगों को उन पॉलिसियों को पता है, वो हमारे अपने लोगों तक वो पॉलिसियां, वो स्कीमें नहीं पहुंचा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इनके लोग, इनके बच्चे भी पढ़ ले फिर हमारे कान पकड़ने लगे। ये जो नारा है ना, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, ये झूठा नारा है। असल ये है कि ना पढ़ेगा भारत ना बढ़ेगा भारत। जब इंसान पढ़ेगा ही नहीं ना तो इंसान गुलाम बनेगा। इसको बेवकूफ बनाना, इसको गंवार बनाना और इसको धोखा देना, इसको अपना नौकर बनाना और अपनी मातहती में रखना, अपने पांव के नीचे रखना, इस पर दबाव बनाना इंसान को क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इंसान इसलिए कुछ हुकूमतें भी इस तरह के काम कर रही हैं कि वो इंसान को पढ़ने लिखने नहीं दे रही हैं। मैं कहता हूं अगर हुकूमत चाहे तो सारे मुल्क का तालीमी निजाम बेहतर से बेहतर हो जाए, सारी दुनिया के काम बंद कर दे, दो काम सिर्फ हुकूमत कर ले, सारी दुनिया की हुकूमतें सिर्फ दो बात पर फोकस कर दें तो मैं समझता हूं कि हर मुल्क में बसने वाली अवाम का आधा बोझ कम हो जाएगा। दवाई फ्री कर दे और पढ़ाई फ्री कर दे। इन दो चीजों की इंसान को सख्त जरूरत है। दवाई इंसान बगैर जरूरत के नहीं लेगा और पढ़ाई हर इंसान की जरूरत है। पढ़ाई का निजाम बेहतर कर दे और दवाई का निजाम बेहतर कर दे। सरकारी हॉस्पिटलें मौजूद हैं, 10-10, 12-12, 15-15 किलोमीटर के फासले पर अच्छे खासे बड़े बड़े हॉस्पिटल मौजूद हैं, लेकिन वहां का अमला ऐसा सरकारी हुआ है, सरकारी होने का लेवल जो उसके ऊपर लगा है कि वो भी बगैर रिश्वत के काम नहीं कर रहा है। और अगर रिश्वत आपने नहीं दी तो आपका केस बिगाड़ रहा है। और तासुब और हिंदू मुस्लिम का जहर इतना भरा हुआ है कि आपको तो पहचान करके आपका केस लेने को तैयार ही नहीं है और ऊपर से नीचे तक कोई सुनवाई नहीं है। ये हुकूमत की मेहरबानियों से। मौजूदा हुकूमत को या जो भी हुकूमत जिस मुल्क में रहे, किसी भी मुल्क में रहे, उसको ये चाहिए कि वो अपनी रियाया और अपनी आवाम के लिए ये दो बुनियादी सहूलतें फराहम करे कि सरकारी इलाज, सरकारी दवाई बेहतर से बेहतर तरीके पर मुफ्त और अच्छे अंदाज में लोगों को फराहम करे। जो लोग इसके अंदर लापरवाही करते हैं, गफलत करते हैं, जो टार्चर करते हैं, आवाम को परेशान करते हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करे और उनके ऊपर सख्ती करे। 2 मिनट में निजाम ठीक हो जाएगा। हुकूमत के सामने कुछ भी बड़ा नहीं है। हुकूमत जो चाहे वो कर सकती है, जैसे चाहे। हुकूमत अगर रेल के किराए बढ़ा सकती है और रेल के किराए घटा सकती है तो हुकूमत सरकारी हॉस्पिटलों का निजाम भी बेहतर कर सकती है और सरकारी स्कूलों का निजाम भी बेहतर कर सकती है। और जब हुकूमत सारे काम अपनी मर्जी से कर सकती है तो प्राइवेट स्कूलों को एक मखसूस फीस का पाबंद भी बना सकती है कि इससे ज्यादा फीस आप नहीं ले सकते।
नर्सरी की फीस आपको इतनी लेना है, LKG की इतनी लेना है, UKG की इतनी लेना है, फर्स्ट की इतनी लेना है, 8th की इतनी लेना है, 9th की इतनी लेना है और 10th की इतनी लेना है। आजाद छोड़ दिया, मनमानी चल रही। 40-40 हजार फीस, 50-50 हजार फीस। अब आजाद छोड़ने का नतीजा ये हुआ कि वो मनमानी कर रहे हैं, और फिर उनकी मनमानी आगे देखो आप। जहां कॉपियां मिलती हैं उन कॉपियों वालों से उनसे उनके राब्ते, वहां से उनको फंडिंग। जहां किताबें मिलती हैं उन किताबों वालों से उनके राब्ते, वहां से उनको फंडिंग। भाई हमारे स्कूल की किताबें फला जगह पर मिलेंगी, इसके अलावा पर नहीं मिलेंगी, मजबूरी है आपकी। दूसरी जगह किताब मिलेगी ही नहीं उस स्कूल की, आपको लाना है, और 1 पैसे की छूट नहीं उस किताब के ऊपर। आप सोचो, ताज्जुब करेंगे आप। और कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, ना पेरेंट्स आवाज उठा रहे हैं, ना कौम आवाज उठा रही है, ना माशरा आवाज उठा रहा है, ना सोसाइटी आवाज उठा रही है, ना हुकूमत आवाज उठा रही है, ना लीडर आवाज उठा रहा है। कोई आवाज नहीं उठा रहा है, मनमानी चल रही है। जिन किताबों की औकात कोर्स खत्म होने के बाद, साल खत्म होने के बाद 12 रुपए किलो की नहीं है, वो किताबें 2-2 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार रुपए में मिल रही है। कैसे इंसान तालीम दिलाएगा अपने बच्चों को? कैसे पढ़ाएगा इंसान, और कब तक पढ़ाएगा? तालीम के कोई हद थोड़ी है, उसकी एक मेयार है कि भाई यहां तक तो कम से कम इंसान को पढ़ना चाहिए। वहां तक पहुंचते 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 इंसान हिम्मत हार जाएगा, वो आगे नहीं पढ़ा सकता। कमीशन बने हुए हैं कि इतना % हमें चाहिए स्कूल वालों को। यूनिफॉर्म पर कमीशन बने हुए हैं, यूनिफॉर्म की किताबें, तो दुकानें फिक्स हैं कि इसी की दुकान पर आपको यूनिफॉर्म मिलेगी स्कूल की, इसके अलावा नहीं मिलेगी। और ऐसा तमाशा इन स्कूल वालों ने बनाया हुआ है कि हर 1 साल 2 साल में कोर्स बदल रहे हैं, हर 1 साल 2 साल के अंदर यूनिफॉर्म चेंज कर रहे हैं। जैसा कोई पैसे इंसान के पास में जो है ना झाड़ और पेड़ों के अंदर लगे हुए कि बस तोड़ लो यहां से और इनके ऊपर खर्च करो। शर्म आना चाहिए इन बेगैरतों को, इन बेहयाओं को। और सबसे ज्यादा शर्म हुकूमत को आना चाहिए कि आज तक हुकूमत ने प्राइवेट स्कूलों पर यह पाबंदी क्यों नहीं लगाई कि आप किसी भी क्लास की फीस इससे ज्यादा नहीं ले सकते, और हर साल आप कोर्स नहीं बदल सकते, और हर साल आप यूनिफॉर्म नहीं बदल सकते। बेहिस हो गए हैं, बिल्कुल बेगैरत हो गए हैं, कोई हया और शर्म ही नहीं है। सारा माशरा अपनी तेरी के अंदर ऐसा लगा हुआ है कि मुझे क्या करना। ये इतनी खतरनाक ज़हनियत है, इसने जो है ना हमारा असर और रुसूख खत्म कर दिया कि मुझे क्या करना। हम जो है ना सब सारी मुस्लिम कौम और सारा मुस्लिम तबका, हम एक बदन की तरह हैं। हमारे अगर किसी एक इंसान को नुकसान पहुंचता है तो सारे लोगों को हमें बेचैन और बेताब हो जाना चाहिए। हम अपनी देरी में अपनी अपनी फिक्र में लगे, मेरा भला हो जाए, मेरे बच्चों का भला हो जाए, बस मुझे अपने भाई की भी फिक्र नहीं है। यह हमारे माशरे का और हमारी कौम का हाल हो गया। तो तालीम को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहली जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है कि हुकूमत सरकारी इदारों और सरकारी स्कूलों का निज़ाम तालीम बेहतर करे, सख्ती करे वहां के लोगों पर। मैं तो कहता हूं अगर हमारा कोई पुलिस का अमला कोई गलती कर देता है तो आप उसको जो है उस शोबे से हटा देते हैं, उसको जो है आप वहां से बेदखल कर देते हैं। अगर आपका सरकारी मुलाजिम जो कि टीचर की हैसियत में है वो सही तालीम नहीं कर रहा है तो क्या ठेकेदारी है कि वो जिंदगी भर वहां पर बैठ करके तनख्वाह लेगा और आप अवाम के पैसे को उसको बांटते रहेंगे और देते रहेंगे? आप क्यों नहीं हटा देते ऐसे लोगों को? ऐसे असातिज़ा जो पढ़ाई के अंदर दिलचस्पी नहीं लेते हैं, लापरवाही करते हैं, गफलत करते हैं, ऐसा प्रिंसिपल जो स्कूल पर ध्यान नहीं देता है, आप ऐसे प्रिंसिपल को हटा क्यों नहीं देते हैं? ऐसे असातिज़ा को क्यों नहीं हटा देते हैं? दूसरा, जो प्राइवेट स्कूल चलते हैं उन प्राइवेट स्कूलों पर भी हुकूमत की ये जिम्मेदारी बनती है कि शिकंजा कसे, सारे लोगों को तालीम याफ्ता बनाना और तालीम की मुहिम चलाना। अरे आप आंगनवाड़ी के जरिए हर बच्चे को हर साल में 2 मरतबा कम से कम पोलियो की दवा पिलवाते हैं, ऐसी पाबंदी के साथ पिलवाते हैं कि कोई घर छूटने नहीं पाता है। आपके वोटिंग के टाइम पर आपके आंगनवाड़ी के लोग और सरकारी अमला ये जो है सारे वोट डालने के लिए जो पर्चियां होती हैं वो घरों पर दे करके आते हैं, तो आपका सरकारी अमला हर घर जाकर के तालीम की मुहिम क्यों नहीं चलाता? क्यों नहीं पूछता कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, पढ़ने जाते हैं कि नहीं जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं, क्या मजबूरियां हैं आपकी? मैं कहता हूं अगर गवर्नमेंट किसी की जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हुकूमत अगर इस बात की जिम्मेदारी ले ले तो कोई बच्चा हमारा गैर तालीम याफ्ता नहीं रह सकता, अनपढ़ नहीं रह सकता, बगैर पढ़ा लिखा नहीं रह सकता। क्या क्या हम आपको समझाएं और कहें, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बस समझने की जरूरत यह है कि हम कोशिश करें कि
अव्वलन तो हमारे सरकारी स्कूलों का निज़ाम तालीम बेहतर हो जाए, बच्चों को वहाँ पहुँचाएँ और उनको सुस्त और काहिल ना होने दें। दूसरा, प्राइवेट स्कूलों पर भी शिकंजा कसें। जहाँ जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं हम आवाज़ उठाना सीखें। ज़रूरी नहीं है, किसी की ठेकेदारी नहीं है। अगर कोई स्कूल वाला हमारी बात से सहमत नहीं है, हम अपने बच्चों को वहाँ से निकाल लें। बहुत सारे स्कूल पड़े हुए हैं। बहरहाल, जितनी बातें मैंने आपके सामने कही हैं, ये बातें कौम के लिए, माशरे के लिए, मुल्क के लिए एक दर्द में, एक कुढ़न में, एक अपनापन दिखाते हुए, एक जो कमी माशरे में, मुल्क में, समाज में, कौम में महसूस हो रही है, उस कमी को उजागर करते हुए कही है। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।